हेलो फ्रेंड्स, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिज़िक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है कूलाम के नियम से हम गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति और गाउस के नियम से फिर देखेंगे कूलाम के नियम की उत्पत्ति। तो स्टार्ट करते हैं कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। तो दोस्तों, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करने के लिए हमें एक असममित पृष्ठ की रचना करनी है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये कोई असममित पृष्ठ है। इसके अंदर मैंने एक बिंदु लिया है P और इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह दूरी है r और जो विद्युत क्षेत्र सदिश है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है, ये केंद्र इसको मैंने नाम दे दिया O, इसको नाम दे देता हूँ मैं P। तो ये मूल बिंदु के साथ एक ठोस कोण बनाते हैं थीटा, यानी कि ये मूल बिंदु है O और ये है मेरा अल्पांश। तो यहाँ ऐसा कोण बन जाता है थीटा, जिसे हम बोलते हैं ठोस या घन कोण। तो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसमें विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है, ये आती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r²। ठीक है दोस्तों, ये आती है। अगर इसको मैं सदिश रूप में लिखूंगा तो इसको लिख सकता हूँ मैं r कैप। ये होती है कूलाम के नियम से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद हमारे पास कोई अल्पांश है ये ds। तो हम जानते हैं कि इसी अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होता है। अल्पांश ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों, हमने लास्ट में अभी विद्युत फ्लक्स पढ़ा था। विद्युत फ्लक्स जो किसी अल्पांश के लिए होता है d फाई से व्यक्त कर दूं मैं इसको, ये होता है E ds और कोस थीटा, ds कोस थीटा। ये किसी अल्पांश के कारण होता है और ये जो थीटा है E वेक्टर और ds वेक्टर उनके बीच का कोण होता है। तो किसी अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है, जो विद्युत फ्लक्स होता है d फाई होता है, यानी कि E ds कोस थीटा। यानी कि अब ये मान इसको मैं यहाँ रख सकता हूँ कि d फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r² ds कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो अल्पांश के कारण ये संबंध आ जाता है। अब हम संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों पक्षों का समाकलन करना पड़ेगा। तो हम करते हैं। अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, यानी कि मेरे को दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा।
तो डी फाई का समाकलन क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा ये 1/4πε0। दोस्तों ये कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, यानी Q आवेश का परिमाण जो कांस्टेंट है, दूरी R कांस्टेंट है, सॉरी जो दूरी है, इनको तो बाहर ले लेता हूँ मैं, और ये जो ds cos थीटा अपॉन में r², इसका मैं करूँगा समाकलन। तो दोस्तों इसका क्या मान आ जाता है मेरे पास, ds cos थीटा अपॉन में r² इक्वल टू हो जाता है d ओम। यानी कि जो इसके केंद्र ये और ये कौन होता है d ओम, ये दूरी है r और ये है o, तो ये हो जाता है ये क्षेत्रफल इसका ds cos थीटा और ये त्रिज्या का स्क्वायर यानी ds cos थीटा अपॉन में r² इक्वल टू हो जाता है d ओम। तो यानी कि ds cos थीटा के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ d ओम। तो फाई इक्वल टू 1/4πε0 और इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ d ओम। और दोस्तों जो d ओम होता है, समाकलन d ओम इक्वल टू 4π ठोस कोण या घन कोण, इसका मान होता है 4π, यानी कि मैं यहाँ रख सकता हूँ फाई इक्वल टू 1/4πε0 और d ओम की जगह आ जाएगा 4π। तो यहाँ से क्या आ जाता है दोस्तों ये, और मेरे साथ यहाँ मैंने लिखा नहीं है, Q भी चल रहा था, Q तो ये 4π से 4π कैंसिल हो जाता है, इधर बच जाता है फाई अपॉन में Q अपॉन में ε0। तो यानी कि दोस्तों यही होता है फाई बराबर Q अपॉन में ε0। इसे ही हम कहते हैं गाउस का नियम, यही गाउस का नियम है। फाई बराबर हो जाता है Q अपॉन में ε0, यानी Q क्या होता है कि कोई भी जो बंद पृष्ठ है उससे परिबद्ध कुल आवेश होता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि हम ये निकाला कूलाम के नियम से गाउस का नियम क्या, कि गाउस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। तो दोस्तों इसमें मैं क्या करता हूँ, उसमें मैंने लिया था एक असममित पृष्ठ, इसमें मैं ले रहा हूँ एक सममित पृष्ठ, यानी कि इसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश का मान एक समान है। तो इसमें ये O बिंदु है, इस पर कोई आवेश है Q, इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसलिए मैं यहाँ एक अल्पांश ले लेता हूँ ds वेक्टर, तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में और ds वेक्टर भी इस दिशा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं किसी अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होता है।
अल्पांश ds है से निर्गत विद्युत फ्लक्स। दोस्तों ये हो जाएगा d फाई, अल्पांश है तो उससे निर्गत फ्लक्स क्या होगा, अल्फा होगा, यानी d फाई बराबर E वेक्टर इंटू ds वेक्टर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ E वेक्टर इंटू ds वेक्टर, यानी कि
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनंत रेखीय आवेश या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार ये पूछा जाता है। डेरिवेशन आता है इसका कि अनंत आवेशित रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर बोले कि एक समान विस्तार वाले आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कई नामों से ये पूछा जाता है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि हमारे पास AB एक अपरिमित रेखीय आवेश का तार है, नहीं कोई तार है AB, यानी कि ये कोई तार है AB, और इस तार को मैं दो सममित अल्पांशों में डिवाइड कर लेता हूँ, A1 और A2, और इस तार का रेखीय आवेश घनत्व है लैम्बडा। तो इस अल्पांश के कारण जो आवेश हो जाएगा लैम्बडा इंटू डी एल, इसके कारण लैम्बडा इंटू डी एल। अब मैं क्या करता हूँ, तार के केंद्र, ये तार का केंद्र ले लेता हूँ O, इससे लंबवत R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की मेरे को तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं इस A1 को इससे मिला देता हूँ, A2 को इससे मिला देता हूँ। अब जो ये A1 है, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी DE1। ऐसे ही जो बिंदु A2 है, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो जाती है DE2। अब इसको दोस्तों हम घटकों में, जो बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र के क्षैतिज और लंबवत घटक ले सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ लूँगा विद्युत क्षेत्र का जो लंबवत घटक है वो हो जाएगा DE2 cos थीटा, और ये एंगल है थीटा, और ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, और ये भी थीटा। इसका लंबवत घटक हो जाएगा DE2 cos थीटा। ऐसे ही ये घटक हो जाएगा DE1 sin थीटा। sin थीटा एंड DE1 sin थीटा। ऐसे ही जो इसके क्षैतिज घटक हो जाते हैं DE2 sin थीटा, DE1 sin थीटा। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि मैंने जो अल्पांश लिया है A1 यहाँ लिया है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी DE1, यानी कि नीचे की तरफ है। तो ये जो घटक है इस साइड sin थीटा का, तो DE1 नीचे की तरफ शो करेंगे और DE2 ऊपर की तरफ। ऐसे ही जो इसको मैंने sin थीटा ही लिख दिया, ये है cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा, यानी कि इसके लंबवत घटक हो जाते हैं DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा। ऐसे ही क्षैतिज घटक हो जाते हैं DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा। अब मैं क्या करता हूँ कि जो विद्युत क्षेत्र है
वो किस रेखा के अनुदिश होगा? विद्युत क्षेत्र होगा मेरा ओपी रेखा के अनुदिश, यानी कि जो तार का केंद्र है उसके लंबवत ये दूरी ली थी हमने r, यानी तार के लंबवत, यानी विद्युत क्षेत्र होगा ये जैसे तार है और इसके सेंटर से हम ले रहे हैं r दूरी पर बिंदु P। तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा मेरा OP दिशा में या फिर तार से लंबवत। तो यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है वो एक त्रिज्यीय रेखा के रूप में होगा। इस पे जो विद्युत क्षेत्र है ये है तार के केंद्र से लंबवत इस दिशा में, यानी कि विद्युत क्षेत्र अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये क्या है, एक त्रिज्या की तरह बिहेव करेगा, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है त्रिज्यीय रेखा के रूप में होगा। अब दोस्तों इसमें हमारे पास घटक हैं, लंबवत घटक हैं DE1 साइन थीटा व DE2 साइन थीटा। ये लंबवत घटक परस्पर विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि OP दिशा में यानी कि इस दिशा में DE2 कोस थीटा और DE1 कोस थीटा ये घटक जुड़ जाते हैं, यानी कि जो हमारे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो OP दिशा में यानी कि तार के केंद्र के लंबवत OP दिशा में होगी। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यीय रेखा में होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यीय रेखा में होगी। तो अब विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो अल्पांश लिए हैं इसके मैं चारों ओर r त्रिज्या का एक r त्रिज्या और l लेंथ का एक बेलन यानी कि सममित गाउसीय पृष्ठ की रचना करूँगा। तो करते हैं। तो मैं L लंबाई के गाउसीय बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना करने पर, यानी कि ये है इसके चारों तरफ हम यों एक बेलन की रचना करते हैं। तो मैं यहाँ दूसरा डायग्राम बना लेता हूँ। ये L लंबाई का मैं एक बेलन बना लेता हूँ। और
इस बेलन को मैं 3 भागों में डिवाइड कर लेता हूँ। ये एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की रचना की है मैंने। ये लंबाई है मेरी L और ये इसका केंद्र बिंदु है, जैसा कि अपने पिछले डायग्राम में देखा था। उसी के चारों ओर हम बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की रचना कर रहे हैं। ये दूरी थी हमारी R और यहाँ था हमारा एक अल्पांश ds और इधर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, तो जो क्षेत्रफल सदिश है वो भी इसी दिशा में होगा। अब इसको मैं 3 भागों में डिवाइड कर लेता हूँ। ये बेलन का वृत्ताकार भाग S1, इसमें विद्युत क्षेत्र सदिश होगा, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में और क्षेत्रफल सदिश होगा इस दिशा में। ऐसे ही इसमें हो जाएगा S2। दूसरा भाग ले लिया मैंने बेलन का वक्र पृष्ठ S2, यानी कि इसको बेलनाकार गाउसी पृष्ठ, इसको 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है वृत्ताकार भाग S1, दूसरा है वक्राकार भाग S2 और तीसरा भाग मैं ले लेता हूँ वृत्ताकार भाग S3। वृत्ताकार भाग S3, इसमें भी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में और अल्पांश हो जाएगा ds वेक्टर इस दिशा में, यानी कि ये अल्पांश हम यहाँ ऐसे दिखा देते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसमें भी वही दिखा देते हैं। हमने विद्युत क्षेत्र उसमें देखा था कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तार के केंद्र O से OP दिशा में, यानी कि इसके लंबवत इस तरफ हमने दिखा दिया है। यानी परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता OP दिशा में या फिर त्रिज्यीय रेखा में होगी। तो इसको बेलनाकार गाउसी पृष्ठ को मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, वृत्ताकार भाग S1, वक्राकार भाग S2 और वृत्ताकार भाग S3 में। तो अब हम जानते हैं कि किसी अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो यहाँ हमारे पास जो कुल बेलनाकार गाउसी पृष्ठ है उससे निर्गत कुल फ्लक्स क्या होगा। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, तो यानी कि इस भाग से निर्गत फ्लक्स, इस भाग से निर्गत फ्लक्स और इस भाग से निर्गत फ्लक्स को जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल फ्लक्स आ जाएगा। यानी कि फाई कुल बराबर हो जाएगा फाई S1 भाग के कारण विद्युत फ्लक्स, फाई S2 भाग के कारण विद्युत फ्लक्स और फाई S3 भाग के कारण विद्युत फ्लक्स। तो हम निकाल सकते हैं फाई इक्वल टू फाई S1 को क्या लिख सकते हैं कि जो फाई होता है E वेक्टर इंटू ds वेक्टर होता है, यानी कि समाकलन E वेक्टर इंटू ds वेक्टर और S1 के लिए। ऐसे ही इसको लिख सकता हूँ मैं S2 E वेक्टर इंटू ds वेक्टर। ऐसे ही फाई 3 यानी कि समाकलन S3 E वेक्टर इंटू ds वेक्टर। तो दोस्तों ऐसे करके इनका हम अलग अलग इनका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ये फाई बराबर E वेक्टर इंटू ds वेक्टर समाकलन ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ EDS
कोस थीटा अगर मैं सदिश रूप में हटाऊं और इसका समाकलन S1, यानी कि जो E और ds इसके बीच में थीटा कितना है, तो दोस्तों यहाँ से मैं देख सकता हूँ यहाँ थीटा का मान क्या है, जो ds वेक्टर और E वेक्टर इनके बीच में कोण क्या है 90 डिग्री। तो जब कोस थीटा का मान 90 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा EDS कोस 90 डिग्री प्लस समाकलन S2 EDS कोस थीटा, और इसमें जो थीटा का मान क्या होगा, इसमें विद्युत क्षेत्र और ds वेक्टर दोनों क्या है एक ही दिशा में, यानी कि इसका मान हो जाएगा कोस 0 डिग्री प्लस S3 EDS कोस थीटा। तो यहाँ ds वेक्टर इधर E वेक्टर इधर, यानी कि 90 डिग्री। तो दोस्तों EDS कोस 90 इसका मान क्या हो जाएगा, कोस 90 का मान 0, तो ये पूरा 0। ऐसे ही EDS कोस 90 तो इसका मान भी 0। तो हमारे पास यहाँ आ जाता है फाई बराबर समाकलन S2 EDS कोस 0 का मान 1। अब मैं दोस्तों क्या करता हूँ, इसमें ये हमारा फाई कुल चल रहा है, जो फाई कुल है कि फाई बराबर गाउस के नियम से क्या होता है दोस्तों, क्योंकि गाउस के नियम से फाई होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं, यानी कि Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू समाकलन कि इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि समाकलन ds। इसको मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो इस भाग में विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, एक समान है, तो ये नियत और ये इसका समाकलन हो जाएगा S2। अब इसको मैं आगे क्या कर सकता हूँ, कि जो Q है उसको जो हमने फर्स्ट डायग्राम बनाया था उसकी हेल्प से क्या लिख सकते हैं, Q क्या है, पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश। तो Q को हम लिख सकते हैं, चूंकि Q बराबर होता है, क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है Q बाई L, यानी कि Q को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू L, लैम्डा इंटू L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही जो ds वेक्टर है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि ये जो बेलनाकार गाउसी पृष्ठ है इसमें जो ये भाग है ये क्या है, वक्र पृष्ठ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या है r और इसकी लेंथ है l। तो जो ds वेक्टर है, चूँकि ds इसका समाकलन ये क्या हो जाएगा 2 पाई r l, यानी वक्र बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ a इंटू 2 पाई r l। और चूँकि ये इसके मैंने समाकलन क्यों लगाया, चूँकि जो वक्र पृष्ठ है उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, एक समान है। तो ये मेरे पास आ गया लैम्डा इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। इसको मैं नेक्स्ट क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से E इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। दोस्तों ये L से L कट जाएगा तो इसको लिख सकता हूँ लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर ई 0।
ये 2 पाई आर इसके अपॉन में आ जाएगा और ये हो जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है E बराबर लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको E वेक्टर इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप। और आर कैप क्या है? दूरी का एकांक सदिश। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि अनंत आवेशित रेखीय तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के समानुपाती होती है और जो दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि रेखीय आवेश घनत्व का मान बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है और दूरी का मान बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है। इन दोनों के लिए हम दूरी के साथ परिवर्तन का ग्राफ भी खींच सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए समानुपाती का ग्राफ आएगा, ये E और ये लैम्डा समानुपाती का ग्राफ सीधी रेखा में, और इसके लिए आ जाता है E और ये 1/r, ये व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आ जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ से देखा कि जो अनंत आवेशित रेखीय चालक तार है उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लैम्डा और r पर निर्भर करता है, ये आवेश पर निर्भर नहीं करता। तो ये था अनंत आवेशित रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये दूरी परिवर्तन का ग्राफ और ये रेखीय आवेश घनत्व का ग्राफ। अनंत आवेशित रेखीय चालक तार का दूरी के साथ परिवर्तन का ग्राफ। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि जो अनंत आवेशित रेखीय चालक तार है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है, तो आप बता सकते हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा पर और दूरी r पर। और जो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है? त्रिज्यीय रेखा के रूप में होती है, यानी कि तार के केंद्र से लंबवत दिशा में होती है। तो दोस्तों ये था अनंत आवेशित रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।